बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे और आमिर साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबले देखने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह कर दिया है कि लॉन्ग मार्च अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अवाम का समंदर होगा जो कि इस्लामाबाद पहुंचेगा और कोई भी कोशिश के बावजूद हमें नहीं रोक सकता है। अब सवाल ये है कि बार बार लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हो रही है, तो कॉल इसकी कब आएगी, कब कहा जाएगा पुरअमन एहतजाज से मुतालिक जिसका दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है? कॉल भी आएगी या सिर्फ प्रेशर ही बिल्ड किए रखा जाएगा? इसके ऊपर आमिर साहब का हम तजिया हासिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ मोअज़्ज़ज़ अदरिया ने आज इस एक मामले को वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के इशूज़ को लेकर कि अदालत स्पीकर नेशनल असम्बली को हिदायत जारी नहीं कर सकती, मगर इसके साथ साथ PTI को मामलात को पार्लियामान के अंदर ले जाने और पार्लियामेंट में बैठने का भी कह दिया गया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट के अंदर वापस जाएगी? और दूसरा ये कि इस्तीफे जो दिए गए, क्या वाकई तहरीक इंसाफ को इसका कुछ नुकसान भी हुआ या सिर्फ फायदा समेटा? इसके ऊपर भी आमिर साहब का हम तजिया हासिल करेंगे। एक बहुत बड़ी रकम पाकिस्तान के लिए, बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड्स की एक बहुत बड़ी रकम थी, जिसको लेकर इमरान खान साहब की जो साबका कैबिनेट है उसको नैब ने तलब कर लिया है। मामला ये है कि रियासत पाकिस्तान का पैसा रियासत पाकिस्तान के आया, मगर इनको क्यों नहीं मिला? ये पूरा केस का बैकग्राउंड और इसकी तमाम तरह हकीकत आमिर साहब हमारे देखने वालों के सामने रखेंगे। फैसल वाड़ा केस तायात नहरी केस है, उसका फॉलोअप आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इसके साथ साथ बुरी खबर भी आपको दे दें कि अवाम तैयार हो रहे हैं, बस चंद दिन का इंतजार बाकी है, फिर बिजली हो या गैस दोनों दस्तयाब नहीं होंगी, शदीद लोड शेडिंग होगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि इसकी वजह क्या बनी। आमिर साहब, इस्तीफों का मामला है, एहतजाज की बात है, पेशावर के मामलात हैं, पहले तो ये बताएं कि कॉल कब आएगी? तजब्ज़ा भी नजर आ रही है हमें, इसकी वजह क्या है? कॉल की धमकियां आ रही हैं, हल्फ लिए जा रहे हैं। यहाँ इस्लामाबाद में एक थोड़ा सा कर्फ्यू वाला माहौल बनता जा रहा है, कंटेनर लगते जा रहे हैं, आंसू गैस के ऑर्डर आ रहे हैं, मगर कॉल नहीं आ रही। मेरा ख्याल है नहीं जो आ रही उसके पीछे 3-4 बड़े मसले हैं। पहला तो ये है कि कॉल देना एक फ़ाइनल एक ट्रम्प कार्ड है उनका, और अगर वो ट्रम्प कार्ड उनका नहीं चलता तो फिर वो होता है ना कि उसी तनख्वाह में गुजारा करना पड़ता है। और अगले पिछली दफ़ा यही हुआ था कि वो जब धरना दिया था और फाइनली वो जो 126 के धरना जब नाकामयाब हुआ तो आखिर में फिर इंतज़ार ही करना पड़ा, यानी उसी तनख्वाह में काम करना पड़ा। तो इसलिए बड़ा सोच समझ के वो एज ए ड्रावे के तौर पर धमकाने की हद तक है। दूसरा, उसके अंदर 2-3 मसाइल आ गए हैं। एक मसला तो ये आ गया है कि 16 अक्टूबर को बाई इलेक्शन हैं, वो जो 10 सीटों के करवाए गए हैं, ऐलान किया गया है। तो आया उन्होंने धरना देना है कि इमरान खान साहब उन सीटों में अकेले खड़े हुए हैं कि वो जाके इलेक्शन लड़ेंगे या धरना देंगे, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। तीसरा ये है कि वही इस्तीफ़ों का मसला ये अदालत में चल रहा है कि पहली तो ये कि ये अदालत ने आज के बयानात जो है, मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूँ। आपने कहा कि अदालत ने कहा कि हम स्पीकर को नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन हैं, अभी ये मामला चल रहे हैं। मगर अदालत का मेरी ज़ाती बड़ी डरते डरते मैं ये बात कर रहा हूँ कि अदालत का ये कहना कि जी आप लोग पार्लियामान में क्यों नहीं जाते, ये थोड़ा सा अपनी दायरा इख्तियार से थोड़ा सा मैं समझता हूँ आगे जाने वाली बात है। अदालत नहीं ये कह सकती कि आप जाएं या नहीं, ये पार्टी का डिसीजन है। हाँ, ऑफ कोर्स पार्लियामानी मजबूत होती है और पार्टियों को जिनका मैंडेट होता है वो उनको पार्लियामान के अंदर होना चाहिए। हम सब ऐसे ही सोचते हैं, जमहूरियत पसंद तमाम ऐसा ही सोचेंगे। मगर हर एक पार्टी के अपना एक मंशूर होता है, अपने फैसले होते हैं, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उसके मुताबिक उन्होंने करना होता है। ये नहीं कहा जा सकता। इस तरह तो फिर अदालत को जब ये सारा निज़ाम ख़तरे में आया था, सिंध हाउस में इतने लोग इकट्ठे कर लिए गए थे, तो उस पर भी इंटरफेरेंस कर लेनी चाहिए थी। नहीं, मगर वो क्योंकि वो कोई गैर आइनी या गैर कानूनी चीज़ नहीं थी, इसमें भी मैं नहीं समझता। हाँ, ये ज़रूर है कि अदालत को ये फ़ौरन फैसला करना है कि ये उनका जो पटिशन है, मैं कोई ये नहीं कह सकता कि अदालत ने क्या करना चाहिए, मगर ये इसका फैसला करना है कि आया ये 126 के कबूल होने हैं नहीं होने। ये जो है बहरहाल एक सियासत हो रही है कि 10 के कर लें, फिर 15 के कर लें या ये कर लें। तो ये एक स्पीकर साहब को जिस तरह
सूरी साहब को ये उन्होंने गैर आईनी इकदाम किया था, तो मैं समझता हूँ ये स्पीकर की टोटल सवाबदीद पे नहीं छोड़ा जा सकता कि जब उनकी मर्जी आए 6 महीने बैठे रहें, 1 साल बैठे रहें। उसके अंदर रूल्स के अंदर भी एक प्रिस्क्राइब्ड है, टोटल डिस्क्रिप्शन नहीं है कि 2 साल तक वो बैठे रहें या ये असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाए। इसकी तशरीह करनी चाहिए, अगर है भी ऐसा तो अदालत को ये तशरीह करना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये आ गया है कॉल का देने का कि यकसर जनरल बाजवा की स्टेटमेंट के बाद कि उन्होंने एक्सटेंशन नहीं लेनी है, हालात बदल गए हैं, तो उनको ये प्रेशर डालने के एक रिस्क है कि वो क्यों ये अगर करेंगे तो वो क्यों करें, और वो अपने 3 साल का टेन्योर अगर हर एक की ख्वाहिश होगी कि न्यूट्रल तरीके से गुजारे, और न्यूट्रल का जो है किसी के फ़ायदे में जाती है न्यूट्रलिटी, किसी के हक में जाती है, मगर उनके लिए ये बड़ा, तो इसलिए आइनी तरीका जो है अब वो तो ये पहले ही हम समझते हैं कि इस्तीफ़ों का जो मामला था वो एक बहुत बड़ी फाश गलती थी। वो मेरा ख्याल इमरान खान साहब जो है ना जज्बात में कर गए थे, उसकी सियासी मंतक नहीं है। उसका नुकसान ये हुआ कि नैब के चीफ के अंदर ये जो गवर्नमेंट और अपोजिशन है, इसमें ये हर दफ़ा यही करते हैं। 2002 में भी नहीं बैठे, ये लास्ट टाइम भी ये पहले चले गए फिर वापस आ गए। नैब का चीफ की अपॉइंटमेंट होती है, उसके बाद और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टिंग्स है उसके अंदर जो है दोनों की मशावरत से चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आगे फैसला आना है वो केयर टेकर गवर्नमेंट का है कि वो किसने, वो अपोजिशन और गवर्नमेंट की उसमें आता है। लेट्स एज्यूम के राजा रियाज साहब कहते हैं कि मरियम नवाज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगी, अच्छा, और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, दोनों पार्टियों का आपस में वो हो जाता है, तो वो आप गैर अखलाकी उसे कह सकते हैं, सियासी तौर पे कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं होगा, मगर कानूनी तौर पे वो ठीक होगा। तो इसलिए वापस जाना ज़रूरी है। मज़ीद ये कि कल आपने देखा होगा फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि जी वो तब्दीली तो इन हाउस हो जाएगी। तब्दीली इन हाउस आइनी रास्ता कोई नहीं है, कोई, क्योंकि इन्होंने जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के अलावा कोई तरीका नहीं है प्राइम मिनिस्टर को निकालने का। और नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए, मेरी बात लंबी हो गई है मगर माफ़ कीजिएगा, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई आपस में, कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए ज़रूरी है कि 1/4 हाउस की स्ट्रेंथ को वो मोशन पेश करने के लिए चाहिए, तो इनके तो लोग ही नहीं हैं। और अगर सदर भी कहें उनको कॉन्फिडेंस मोशन लेने के लिए, तो कानून आइन ये कहता है कि आप पहली दफ़ा 172 लेने, अगर नहीं लेने तो सेकंड राउंड में जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है जो भी है, चाहे आधा हाउस है, तो उनकी जो मेजॉरिटी वाला है वो शहबाज शरीफ के पास है। और अगर इन्होंने जो ब्लैकमेलिंग होती थी एलाइज की, उनकी ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो गई है। अगर कहीं टूटना है MQM को या GDA को या किसी और पार्टी को, वो तोड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो दौड़ के जाएंगे क्या, उससे गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनका ये जाना तो है। अब वो ऑफ कोर्स बड़ी एक शर्मिंदगी की बात है, आप भी हंसेंगी, हम भी हंसेंगे, लोग भी हंसेंगे। वो पिछली दफ़ा जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो जुमले तो सुनने पड़ेंगे। मगर पहली तो बात यह है कि जा सकेंगे कि नहीं जा सकेंगे। अदालत अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये जाएँ भी और उस वक्त वो एक्सेप्ट कर लें, तो ये काफ़ी कानूनी और सियासी मामले जो हैं ये आपस में एक दूसरे से फंस गए हैं। ठीक है, लेकिन आमिर साहब, अगर पार्लियामेंट के अंदर चली जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जिस तरह से आपने कहा कि उनके रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो बाहर आ जाएंगे, तो डेफिनेटली फिर पार्लियामेंट के अंदर जाकर PTI अपनी नेकनियती तो साबित कर सकती है जो अदालत के ऑब्जर्वेशंस हैं। नहीं, वो मैंने कहा ना, अब ये जाना भी इतना आसान नहीं रह गया। अदालत कह तो रही है पार्लियामेंट में जाएं, मगर अगर ये इनके जाने से पहले अगर वो अदालत इसको वाज़ेह नहीं करती है कि ये जाएंगे और इनके इस्तीफ़े एक्सेप्ट नहीं होंगे या ये वापस ले सकते हैं, तो एक यहाँ सियासी चालें भी होंगी ना, दोनों तरफ से अपनी खेलेंगे। हो सकता है वो इस दौरान में, अदालत ने अभी उनको मना तो नहीं किया कि आप इस्तीफ़े ना करेंगे, तो इस्तदा कर रहे हैं कि जी जब तक हमारे एक्सेप्ट नहीं होते हैं, मैंने हैं बिल्कुल हैं, मगर वो उस वक्त अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो बोथ साइड्स के ऊपर एक कन्फ्यूजन है। अभी वहाँ से निकलना भी आसान है क्योंकि एक्सेप्ट नहीं हो रहे, और अंदर जाना के अंदर भी कुछ जो है ना हर्डल्स हैं।
तो वो देखेंगे कि कैसे अबूर करते हैं। और एक वो यू टर्न के ताने और बेशर्मी के ताने जो है ना वो तो सुनने ही पड़ते हैं जब ये आप गैर मंतकी फैसले करते हैं। और उससे मैं समझता हूँ बहुत नुकसान है इन्होंने अपना किया। हम शुरू से यही कह रहे थे कि ये बिल्कुल गैर मंतकी बात है। और वैसे भी बिल्कुल अदालत इस लिहाज से सही कह रही है कि आप मैंडेट लेके आएँ, अपोजिशन में बैठ के भी बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। पार्टी ज़रूरी नहीं है कि आप पावर में ही आएँ तो आपने पार्लियामेंट के अंदर बैठना है। वैसे भी इनकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इमरान खान साहब की खास तौर पर सिस्टम ना अंडरस्टैंड करने की बुनियादी वजह यह है कि असेंबली में नहीं बैठते, कभी भी नहीं बैठे। 2002 की असेंबली में भी ये नहीं आए, ये पिछली असेंबली में भी नाराज़ होकर बैठे रहे। अभी इस दफ़ा गवर्नमेंट के बाद से जी नहीं, जो असेंबली नहीं होगी ठीक है, बड़े उनके गिले शिकवे ठीक है कि असेंबलियों के अंदर इलेक्शन के ऊपर वो रहता है, मगर इसका ये मतलब नहीं है। नून लीग देखें कि 2002 के बाद वो थोड़ी सी एक छोटी सी पार्टी रह गई थी, मगर वो चले गए। 1997 में जो है 2/3 मेजॉरिटी जब मिली थी नवाज शरीफ साहब को, उस वक्त पीपल्स पार्टी सुगड़ के जो है 20-25 लोगों पे रह गई थी, वो भी बैठे। तो कई दफ़ा बड़ी छोटी ज़िया-उल-हक के दौर में 85 में बड़ी छोटी अपोजिशन ने एक बड़ा रोल प्ले कर लिया था। तो इनकी तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, 123 लोग हैं। 123 लोग तो पार्लियामेंट को अंदर से रह के जितना ये शेल कर सकते थे, नुकसान पहुंचा सकते थे, इन्होंने तो उनको खुला रास्ता दे दिया कि उसके बाद उन्होंने नायब का चीफ भी अपनी मर्जी का लगा लिया, इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी का लगा लिया। आइंदा भी जो है केयर टेकर का गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मसला आएगा, बाद में ये चीखेंगे, मगर राजा रियाज साहब की सुनी जाएगी, वहाँ पे जो है इमरान खान की नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इन्होंने वो एक बंद गली में जा चुके हुए हैं। बंद गली में चले गए आमिर साहब, तो फंस गए हैं, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं इनके पास। आप समझते ना आगे जा सकते हैं ना पीछे वापस आ सकते हैं? नहीं, बंद गली से निकलने का यही मैं समझता हूँ। अगर किसी तरीके से ये असेंबली में वापस आ जाए तो फिर ऑप्शन उनकी बढ़ जाती हैं, वरना फिर धरना ही रह जाता ना। तो आईनी तरीका कैसे करेंगे? वो आइन के बाहर तो वो नहीं जा सकते कि वो आइनी तरीका सिर्फ शहबाज शरीफ को फोर्स करने का ये है कि आप इन हाउस चेंज की जाए, और इन हाउस के लिए हाउस के अंदर होना बड़ा ज़रूरी है। वरना फिर आप ठीक है धरने करते रहें, मुल्क बंद करते हैं, अफरा तफरी होगी तो उससे ठीक है, इनकी मोबिलाइज रहती है, लोगों के अंदर जज्बात रहते हैं, PTI वाले नाराज़ रहते हैं। मगर वो इलेक्शन फिर जो है ना ये मार्च में और या फिर आगे जो है पूरी असम्बलियाँ टाइम करती रहेंगी, किलकिल पड़ी रहेगी, लड़ाई रहेगी, मुल्क का भी नुकसान होगा। PTI भी देखना होगा कि ये टेम्पो बरकरार रख पाती है कि नहीं रखती है। और पार्शली लोग इनको भी शायद महंगाई का इनको इल्ज़ाम धरना शुरू कर देंगे, जनाब ये देखें ये आपकी वजह से भी जो है ना सब कारोबार बंद हो रहे हैं, दुकान बंद हो रही हैं। ये रोज़ इतने महीने टेम्पो बरकरार रखना इतना आसान काम भी नहीं है। तो उन्होंने इस सिचुएशन में अपने आप को खुद फंसा लिया है। अगर ये जा सके तो बहुत अच्छी बात है। सही है, ठीक है। अफरा तफरी की आपने बात की, आखिरी सवाल फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी आमिर साहब। अफरा तफरी की आपने बात की, कल फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर, उनकी जो गुफ्तगू है, फिर सोशल मीडिया में जो एक वॉर चल रही है, बड़ी हीट अप है पूरा माहौल, मुखालिफिन की तरफ से, तहरीक इंसाफ की तरफ से, दोनों तरफ से तसादुम होगा। मुझे ये बताइए कि ऐसे हालात में एक तासुर आम हो जाता है कि सूरत हाल जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर कोई तीसरा है जो आके सूरत हाल को संभालता है। कहीं खुदा न खास्ता हम उस तरफ तो नहीं जा रहे? नवंबर का महीना भी हमारे सामने पर खड़ा है। ये आप इतनी ख़तरनाक किस्म की बातें ना करें, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और वो पाकिस्तान में होने को तो कुछ भी हो सकता है। हम समझते थे कि मुशर्रफ का दफ़ा के मार्शल लॉ नहीं लगेगा, मगर अभी फ़िलहाल मैं नहीं समझता हूँ कि अगर ये बड़ी मुस्बत बात है कि ट्रांजिशन जो है आर्मी चीफ़ की जो है नॉर्मल हो रही है। ऑफ कोर्स उस पर कंट्रोवर्सी ज़रूर है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो जुमला दे दिया कि 5 लोगों में से लगा सकते हैं, 6 में से लगा सकते हैं, ये इस तरह के जुमले नहीं कहने चाहिए। जो है ये स्मूथ ये हो जाए तो ठीक है। वो तो ये हाँ हंगामे येस ऑफ कोर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा होने का, पिछले धरने से एक सिचुएशन डिफरेंट ये है कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं वो PTI की हैं, और वो बिल्कुल उनके लिए बड़ा आसान काम होगा। 25 मई दोबारा होना आसान नहीं है। वो वहाँ पे तो उनकी अपनी गवर्नमेंट थी, तो राना सनाउल्लाह साहब ने वहाँ पे पूरा पंजाब को उल्टा लटका दिया था। अभी वहाँ के पूरा ये सील इस्लामाबाद हो जाएगा तो गवर्नमेंट भी बंद हो जाएगी, और हर एक के लिए वो प्रेशर तो आएगा, वो बिल्कुल आएगा। मगर इस तरह के प्रेशर लाने में और फसाद होने में सबका नुकसान है। और PTI जिन्होंने जो कि नेक्स्ट अपने आप को एक्सपेक्ट कर रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट वो बनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा उनका भी नुकसान है कि अगर बहुत ज़्यादा फसाद हो जाता है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाती है, हो सकता है
है उसमें उनके लिए गुंजाइश निकले कि कुछ बड़े लोग बैठे। मोमेंट क्रिएट करने के लिए बहुत बड़े काफ़ी सारे रिस्क होते हैं, चलिए ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं। वो मेरा ख्याल है ब्रेक से वापस आके आमिर साहब एक छोटी सी ब्रेक ले, तो वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, मगर इसके साथ साथ आमिर साहब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो 16 अक्टूबर का इलेक्शन होगा उसमें हिस्सा लेगी तहरीक इंसाफ, धरना देगी या फिर अदालती फैसले का इंतजार करेगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे, मगर इसके साथ साथ आपको बता दें गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया मीर साहब, थैंक यू सो मच आपके ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब आपकी तरफ थ्रो कर रही हूँ। जी हामिद मीर साहब, बहुत मेरा भी शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए, और हमने पहली दफ़ा अपने प्रोग्राम में आपको मदऊ किया और आपने शिरकत का अगेन मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। अच्छा, पूछना मैं ये आपसे चाहता हूँ कि आर्मी चीफ साहब की ये स्टेटमेंट के बाद कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, जिसको ISPR ने डिनाई नहीं किया इसलिए उसको हतमी समझा जा रहा है, सियासत एकदम बदल गई है, क्योंकि सारी सियासत का मदार उसके इर्द गिर्द हो रहा था कि एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, कौन लगेगा कौन नहीं है। बस 2-3 चीज़ें। एक, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बयान दिया है कि जी हम 5 में से लगाएंगे, 6 में से लगाएंगे, उससे ये मार्केट के अंदर ये जो बहस शुरू हो गई और काफ़ी एंकर्स में देख रहा हूँ नाम ले के कहने लग पड़े हैं कि इसने लगना है, इसने लगना है, इसने नहीं लगना। एक तो ये मेरे ख्याल, आपके विचार जानना चाहूँगा, मेरे ख्याल में बड़ी नामुनासिब बात है। दूसरा, इसका जो मौजूदा जो धरने दिए जा रहे थे और इस्तीफे दिए जा रहे थे, उस पर क्या असरात पड़ते हैं इस स्टेटमेंट के बाद? आमिर नसीम साहब, आर्मी की जो अपॉइंटमेंट है वो मेरा ख्याल है कि उसका अभी उसमें काफी दिन पड़े हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अभी इमरान खान साहब को वक्त दिया जाए। तो अगर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स जो है वो इसी के एक अपॉइंटमेंट के अंदर घूम रही है, तो मेरा ख्याल है बाकी पॉलिटिक्स जो है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हो सकता है कि अगले 2-3 हफ्ते में जो फैसला हो जाए, उसके प्रोसेस तो इस महीने के एंड में शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट होगी, जो भी नाम आएगा, तो उस वक्त देख लेंगे। मेरा ख्याल है फिलहाल हमें उन लोगों में शामिल नहीं होना चाहिए जो कि इस एक सिक्योरिटी के इदारे की अपॉइंटमेंट है, तो उसको हमें पॉलिटिक्स के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो ख़ास तौर पे आपकी तरह उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई तबसरा नहीं करना चाहिए कि किसको लगना है किसको नहीं है, मगर क्योंकि उसका असरात सियासत पे पड़ते हैं कि इमरान खान साहब जो एक मोमेंट मैं इसको कह रहा हूँ कि 1993 वाली सिचुएशन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी वहाँ से कोई इंटरफेरेंस आएगी और इनके धरने की वजह से वो जल्द इंतखाबात, अब तो वो कोई बड़ा मुश्किल काम लगता है कि, और आइनी सूरत हाल जो है असम्बलियों में इस्तीफ़ों के बाद इनके लिए तब्दीली के लिए बड़ी मुश्किल ही नज़र आती है। तो इनकी मर्ज़ी का हल कैसे निकलेगा PTI की? देखिए, ये तो सवाल PTI वालों को पूछना चाहिए, लेकिन मैं तो ये आपको बता सकता हूँ कि मुझे तो फिलहाल इस साल में नहीं, अगले साल के भी मिडिल तक, अगस्त सितंबर तक मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। बस इतना ही मैं कहूँगा, मुझे तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। ये दरमियान में कुछ लोग कहते हैं कि जी मार्च तक इलेक्शन हो सकते हैं, तो ये मार्च की मुझे मंतक नहीं समझ आ रही कि ये जो मार्च में कह रहे हैं ये इसकी मंतक क्या है कि वो नवंबर में अपॉइंटमेंट होगी, वो तो तभी पॉसिबल है ना कि काकड़ मोमेंट अगर हो तो फिर मार्च में इलेक्शन है कि तब्दीली के बाद जो है वो कहें जी इलेक्शन करवाएं। इस मामले में इमरान खान साहब के साथ मेरी काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है। नवंबर या दिसंबर में तो बिल्कुल आप भूल जाए, इलेक्शन नहीं हो सकता। तो उसके बाद उन्होंने कहा कब हो सकता है, मैंने कहा हाँ, अगर आप डायलॉग करें हुकूमत के साथ और बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ, तो ये हो सकता है कि वो जो इलेक्शन उन्होंने अगस्त सितंबर में करवाना है वो पीछे खींच के ले आए, मार्च अप्रैल तक ले आए। तो इस मेरी राय जो थी, इसको वहाँ पे मौजूद जो PTI के 2 और सीनियर रहनुमा थे उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन खान साहब जो है वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि जी नहीं, नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन ये बात जो है ये 10-15 दिन पुरानी है, लेकिन उसके बाद फिर जो पिछले 10-15 दिन में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं।
तो मेरा नहीं ख्याल कि अब 5 अप्रैल की कोई इलेक्शन की डेट आ सकती है। अब सिर्फ ये हो सकता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत को ये कहेगी कि जनाब आप मेहरबानी करें और हमें सिर्फ इलेक्शन की डेट दे दें, कोई भी डेट दे दें, तो ताकि हम उसके बाद कोई अगली हिकमत अमली बनाएं। तो इस वक्त एक ग्रुप तहरीक इंसाफ में ऐसा काफी मजबूत ग्रुप है वो, जो ये कह रहा है कि हमें किसी तरीके से असेंबली में वापस आना चाहिए, क्योंकि हमने फ्री हैंड दिया हुआ हुकूमत को। वो जो भी लेजिस्लेशन चाहते हैं वो लेजिस्लेशन कर लेते हैं, नैब का कानून बदलना चाहते हैं वो नैब का कानून बदल देते हैं, अपनी मर्जी की कोई भी कानून साजी कर देते हैं। हमें कुछ अचीवमेंट भी नजर नहीं आ रही। तो बेहतर यह है कि हम इलेक्शन की डेट लें, उससे हमारी पेन सेविंग हो जाएगी और डेट लेने के बाद हम असेंबली में चले जाएं। लेकिन इमरान खान समेत कुछ और जो लोग हैं वो इससे भी इत्तेफाक नहीं कर रहे। तो ये एक तहरीक इंसाफ के अंदर एक बहस चल रही है और ये बहस जो है अभी इसका कंक्लूजन अगले 2 या 3 दिन में मुझे मेरा ख्याल है कि सामने आ जाएगा और कोई भी जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे तो जाहिर बात है फिर सारी तहरीक इंसाफ उसी फैसले पर चलेगी। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि अगले कुछ दिनों में या अगले चंद हफ्तों में बहुत कुछ होने वाला है और इलेक्शन हो जाएगा, वो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन 5 अप्रैल में भी होगा। तो ये फैसला के इस्तीफे वापस लेके वापस चला जाए असेंबलियों में, क्या ये इतना आसान है? क्योंकि अब इसके अंदर अदालत भी शामिल होगी है, वो भी कह तो रहे हैं वापस जाने का, मगर उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या अदालत के पास ये इख्तियार है कि वो कहे जी आप पार्लियामेंट के अंदर जाएं। दूसरा ये कि अभी नून लीग के पास, PDM के पास भी कार्ड्स हैं कि वो इन द मीन टाइम जब ये आना चाहें तो उस वक्त इस्तीफे एक्सेप्ट कर लें। सो आपको ये आसान नज़र आता है इनका वापस जाना? अखलाकी तौर पे तो छोड़ दें, प्रैक्टिकली देखिए आप सारी बातें जो है वो हम टीवी पे तो नहीं कर सकते और कभी कभी टीवी पे कुछ बातें करके तो अल्टीमेटली फंसता तो मैं ही हूँ, आमिर वकील साहब भुगतता मैं हूँ, आप बच जाते हैं। तो इसलिए बेहतर मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोशिश हो रही है तहरीक इंसाफ को असेंबली में वापस लाने की और तहरीक इंसाफ के अंदर एक काफी मजबूत ग्रुप जो है वो इस चीज को सपोर्ट भी कर रहा है और उस ग्रुप के मुस्लिम लीग नून के साथ एक इनफॉर्मल किस्म के रास्ते भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें इस दफा जो पीपल्स पार्टी है ना वो रास्ते का कांटा बनी हुई है, वो नहीं मानती और स्पीकर साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। तो आप ये समझे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक इनडायरेक्ट इंगेजमेंट के जरिए मसला हल करना चाहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं मानती। मगर वो आपने ये जुमला कहा कि मैं बच जाता हूँ आप फंस जाते हैं, मगर आप फंसने के बावजूद भी कभी इन चीज़ों से आप डरे नहीं हैं। वैसे मैं भी थोड़ा सा फंसा हूँ, एक 11 माह की मैंने भी बेरोज़गारी काटी है, मगर आपने जो कहना होता है आपने हमेशा दलेरी के साथ कहा है। मैं ये धरने का ख़ास तौर पे अपना जानना चाह रहा था कि काफ़ी हफ्तों महीनों से सिलसिला है कि इब के आ अब कर रहे हैं, अभी हेल्प ले रहे हैं। तो अगर ये इलेक्शन जल्दी होते हुए नज़र नहीं आ रहे और ये लंबी बात है तो ये कब तक लटकाई रखेंगे ये वाला फैसला धमका के डरा के कि अभी हम ऐलान करने वाले हैं, अभी ऐलान करने वाले हैं? वो असल में मसला ये है कि मैं जो है ना अदालती मामले की बात कर रहा हूँ। जो केस जो है वो मेरे पे चलता है, आप और काशिफ बासी और मोहम्मद मालिक बच जाते हैं, तो वो पीर को भी मेरी उसमें पेशी है, आपको तो नहीं बुलाते हो। देखिए ये जो धरने वाली बात है ना, इसमें मेरा ये ख्याल है कि अल्टीमेटली जो इमरान खान साहब चाहते हैं पार्टी के अंदर वही होगा। एक जो उनकी पार्टी के अंदर जो ग्रुप है जिसके बारे में इमरान खान साहब का ये ख्याल है कि ये जो है ना ये वायर्ड लोग हैं और इमरान खान साहब फॉर सम रीजन क्योंकि इस वक्त वो काफी एक टफ सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, तो वो खुल के अपनी पार्टी के अंदर कन्फ्रंट नहीं कर रहे कुछ लोगों को, जिस तरह के उन्होंने पहले जहांगीर तरीन को कन्फ्रंट किया और फिर अल्टीमेटली बगावत होगी और जहांगीर तरीन ने उनको काफी नुकसान पहुंचाया। तो इस वक्त भी एक ग्रुप ऐसा है जो कह रहा है जी कि हमें डायलॉग का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, गिव एंड टेक करना चाहिए और असेंबली में वापस जाना चाहिए। तो उस ग्रुप को जो लोग लीड कर रहे हैं, खान साहब खुल के उनसे कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाह रहे। तो मुझे लगता यह है कि खान साहब जो है वो अगले 2 या 3 दिन में कोई अनाउंसमेंट कर देंगे और फिर उसके बाद वो जो ग्रुप है
वो उसको खान साहब की बात माननी पड़ेगी, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। खान साहब का ख्याल है कि वो वायर्ड। सरवत, आप कुछ पूछना चाह रही थी? मैं तो हामिद मीर साहब से ऑडियो लीक्स के ऊपर ही जानना चाह रही थी। सर, ऑडियो लीक्स का जो मामला है, अगर इसकी जब जिस तरह से कहा गया कि तहकीकात होंगी, तो आपको लगता है इसमें से कुछ निकलेगा, कुछ सियासी बाजी पलट सकती है, किसी के हक में या किसी के खिलाफ जा सकता है मामला? देखिए, ऑडियो लीक्स में से ना वीडियो लीक्स निकलेगी और मजीद जान पड़ेगा तो वो जो ऑडियो लीक्स में से जो वीडियो लीक्स निकलनी है फिर उसका मजीद फॉलोअप होगा। तो मेरा एक ख्याल है कि ये दोनों पार्टियों की ऑडियो लीक सामने आई है, तो दोनों पार्टियों को इस पर रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए। इस मामले पे शहबाज शरीफ साहब क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे? क्या उनको नहीं पता ये कहाँ से आई है? क्या इमरान खान को नहीं पता ये कहाँ से आई है? और बोल वो घुस सकते नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो तो मेरे सामने एतराफ़ कर चुके हैं कि उन्होंने वो वीडियो फिल्में देखी हैं, और इसी तरह जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं और कुछ बहुत ही उनके जो करीबी वेल विशर्स हैं उन्होंने भी वो फिल्में देखी हैं या उनको दिखा दी गई हैं। तो अब इसके बावजूद अगर किसी को समझ नहीं आ रही कि ऑडियो लीक में से क्या क्या और निकलना है, तो मेरा ख्याल है कि ना तो हुकूमत को इस पंगे में पड़ना चाहिए कि जी हम इसकी तहकीकात करेंगे। तहकीकात करके आप क्या निकालेंगे? आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, बस उसमें से फिर वीडियो लीक निकले। पर लास्ट क्वेश्चन मेरा हामिद मीर साहब, ये आप नज़र रख रहे होंगे कि नैब की तरामीम के मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है इसके मुज़मरात बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पटिशनर्स का ये कहना है कि इसके बेनिफिशरी वही हैं जिन्होंने ये कानून बनाया है, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा और 2 प्राइम मिनिस्टर साबिक जो पीपल्स पार्टी के भी आते हैं। आपको ये मुकदमा किस तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? देखें, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वो खुद नैब के अदारे के मुतल्लिक अपने तहरीरी फैसलों में लिख चुके हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट कैसे नज़रअंदाज करेगी उन सब चीज़ों को? तो मैं तो बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि नैब का अदारा है ही गलत है, इस अदारे को बंद हो जाना चाहिए, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है मेरी ख्वाहिश जो उस पर अमल दरामद तो नहीं हो सकता। तो अब ये वही सुप्रीम कोर्ट है ना, ये किस तरह उस इदारे को डिफेंड करेगी या उसकी एग्जिस्टेंस को डिफेंड करेगी? तो उसमें चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इसी चीफ जस्टिस के एक जज साहब जो हैं वो इस नैब के सरबराह थे, और नैब जितनी बदनाम उस जज साहब के दौर में हुई है उससे पहले तो कभी नहीं हुई, और उनके दौर में जो है वो नैब की अपनी क्या इन्वेस्टिगेशन होती है, अब उस जज साहब की अपनी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और होनी चाहिए। तो कानून जो है वो इसीलिए कंट्रोवर्शियल है कि वो जज साहब के दौर में उस कानून को मिसयूज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना इख्तियार तो है कि वो किसी कानून को कालअदम करार दे सकती है, या उस कानून में वो कह सकती है कि जी आप ये तब्दीली कर दें या आपने गलत तब्दीली की है। लेकिन वो ये हुक्म तो नहीं दे सकती कि जनाब पार्लियामेंट ने अगर कोई कानून साजी किया तो पार्लियामेंट वो कानून साजी नहीं कर सकती। आप देखें ना, ये जो इस्तीफों वाला मामला है इसमें चीफ जस्टिस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो दोनों जो हैं वो तहरीक इंसाफ को बार बार ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में वापस जाएं, आप पार्लियामेंट में वापस जाएं। आज भी जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। तो अगर एक तरफ हमारी अदालतों का ये मौक़िफ़ है कि अदलिया को पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो दूसरी तरफ अगर पार्लियामेंट जो है वो नैब का कानून बदलती है तो ये अदलिया जो है वो इसके पास क्या अखलाकी जवाब है कि ये उसको स्ट्राइक डाउन करे। और अगर कर भी देती है, फर्ज करें, तो एक नई बहस का दरवाजा खुल जाएगा कि तहरीक इंसाफ को तो आप जबरदस्ती खींच के पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के इख्तियारात के अंदर आप मुदाखलत भी करते हैं। तो इसलिए सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, इसमें अदलिया को बड़ा मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब आपका, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू अपना कीमती वक्त देने। आमिर साहब, इस पे मजीद बात करेंगे या फिर मलिक रियाज के 190 मिलियन पाउंड्स के केस के बैकग्राउंड और नैब से रिलेटेड गुफ्तगू को आगे लेकर चलें? अगर आपने वक्फा नहीं लेना तो बिल्कुल बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो
कि उसके अंदर जो एक आज मैं समझता हूँ थोड़ी सी मज़ाक़ बात है कि उन्होंने आज नैब वालों ने उनको 21 पुरानी पिछली कैबिनेट को सारों को 21 लोगों को, जिसके अंदर परवेज़ खटक साहब हैं, फवाद चौधरी, शेख रशीद, एक लंबी फहरिस्त है, सबको 11 अक्टूबर और 25 अक्टूबर के दरमियान में बुला लिया है। अब इसमें 2-3 चीज़ें क्वेश्चन है। एक ये कि क्या कैबिनेट के जो इज्तिमाई फ़ैसले होते हैं उस पर फरारी तौर पर बुलाया जाता है। मुझे ये शक पड़ता है कि ये एक किस्म का वो जो इमरान साहब कहते थे ना, मैं तुमको रुलाऊंगा, अब इसका रिवर्स हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि हम भी तुमको रुलाएंगे। तो ये एक रुलाने का एक प्रोसेस शुरू हो गया है कि जिसमें एक उनके चीदा तमाम लीडरान, और आखिर में उन्होंने कहा फिर बाद में उसकी रोशनी में इमरान खान को भी बुलाएंगे। पर मज़े की बात यह है कि मलिक रियाज साहब उनके बेनिफिशरी सिर्फ ये इस केस में जिस तरह इल्ज़ाम है कि इमरान खान साहब ने एक ज़मीन ट्रांसफ़र की गई जो कि मलिक रियाज साहब ने दी, इसके इवज़ एक मुनाफा लिया, तो बेनिफिशरी तो फिर बाजी में नवाज लीग भी रही भी है, और आसिफ ज़रदारी साहब तो उनके बहुत ही ज़्यादा दोस्त हैं, पार्टनर हैं, मुकदमात में भी कई में वो को एक्यूज़ड हैं। तो ये बड़ा मज़ेदार बात है, और देखना होगा कि आया इसे सियासी स्टंट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है पीटीआई के ख़िलाफ़, कि वाकई ये अब देखें, हमें तो बहुत सख्त तकलीफ़ थी कि एक्सचेकर का पैसा जो है 190 मिलियन पाउंड जो है बहुत बड़ी रकम है, ये यूके ने दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, और कैसे उनको ट्रांसफ़र कर दी गई। हमें बताया गया जनाब कि ये जो है कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दे दिया। तो बिल्कुल इसकी तफ्तीश तो होनी चाहिए, मगर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसका तरीक़ाकार ज़रा वाज़ेह होना चाहिए, और दूसरा कि ये सियासी स्टंट नहीं होना चाहिए। मलिक रियाज साहब से ये पैसे निकलवाए जाने चाहिए, ये इसके मतलब कोई बहस नहीं है, चाहे इसके अंदर कोई पार्टी हारती जीती है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान इंटेग्रिटी। सही है, ठीक है। लेकिन आमिर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल एक स्टंट है जो कोशिश की जा रही पीटीआई को नुकसान पहुंचाने के लिए, मगर अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होती है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितनी लीथल साबित हो सकती है करंट सिचुएशन को सामने रखते हुए? नहीं, लीथल जो है ये तो डिपेंड करता है केस की, जब ये तफ्तीश करेंगे कि आया अगर पहले तो वो पैसे ये साबित करना होगा कि वो गलत है, ट्रांसफ़र नहीं हो सकते थे, अगर होंगे तो उसके बाद अफराद का होता है, कैबिनेट की ना एक डिस्कशन होती है, पूरी कैबिनेट को, आप कैबिनेट के फ़ैसलों को अगर गलत भी हों कई दफ़ा, तो वो आप उस तरीके से कि जिस तरह गली में नुक्कड़ में एक आदमी को पकड़ के सज़ा दी जा सकती है या मोहल्ले की किसी कमेटी को दी जा सकती है, कैबिनेट के फैसलों की इब्तिदा शुरू होगी कि उनको नैब में बुलाया जाएगा, कैबिनेट के अप्रूव्ड फैसलों को, जो कैबिनेट इज़ प्राइम मिनिस्टर बेसिकली। तो फिर एक पूरी एक नया फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, और तमाम ही कैबिनेट की फैसले पे 2-2 वज़ीर हर दफ़ा बुलाया जाया करेंगे, और उसके अंदर जो है कल को बिल्कुल नून लीग भी आएगी और पीपल्स पार्टी भी आएगी, सभी आ जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल वापस तो होने चाहिए, मगर इसका मोहर्द इल्ज़ाम किसको ठहराया जाएगा? कोई फ़र्द हो तो वो अलग बात है, कैबिनेट को कलेक्टिवली फैसले के ऊपर वो करना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सही है, ठीक है। अब जरा फैसल वाउडा नाअहली केस का फॉलोअप भी आमिर साहब दे देते हैं। आपको ये केस किस तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है? नहीं, वो एक्चुअली थोड़े से अवाम जो हैं इसके दूर हो गए हैं कि ये जो समझा जा रहा है इस फैसले के ज़रिए ये ताहयात नाअहली जो है ख़त्म कर दी जाएगी, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी, और जहांगीर तरीन साहब की ख़त्म हो जाएगी। तो आज अली सफ़र साहब ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहा है, उन्होंने जनाब अगर फ़र्ज़ करे हो भी जाती है ये ख़त्म, ये वहाँ पे क्वेश्चन हालांकि ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास क्या ये इख्तियार है या नहीं है। फ़र्ज़ करें वो अदालत ये कह भी देती है, क्योंकि एक तो इसके लिए लार्जर बेंच चाहिए, ये 7 जजों का फ़ैसला है, तो छोटा बेंच ये फ़ैसला नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें फ़ैसला भी हो तो इसको जो कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, कि ये माजी के फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होगा, आइंदा जो भी लोग होंगे वो उनकी ताहयात नाअहली नहीं हुआ करेगी। ये उनका मौक़िफ़ था, ये अभी इसके ऊपर भी देखना है कि मुखालिफ मौक़िफ़ क्या आता है, मगर इसकी एक लीगल सेंस समझ आती है कि रिवीजन इसकी क्योंकि हो चुकी हुई है, तो रिवाइज डिसीजन को दोबारा रिवाइज़ करना वो एक मुश्किल काम नज़र आता है।
सही, ठीक है। अभी एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, हम ब्रेक से वापस आएंगे। जिस तरह से मैंने अपने इब्तदाइये में कहा था कि आवाम तैयार हो जाए लोड शेडिंग के लिए। अभी मौसम तब्दील हो रहा है अभी से बहुत सारे इलाकों में, मगर चंद दिन के अंदर बिजली और गैस की शदीद लोड शेडिंग होगी। आवाम को क्या कुछ भुगतना पड़ेगा बहरान की शक्ल में। ब्रेक से वापस आके बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। आमिर साहब, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया हुआ था, मगर जिस तरह से पार्लियामान की बेतौकीरी हुई, गैर मुल्की शख्सियात मौजूद थी, गैर मुल्की सुफरा वहाँ पर मौजूद थे, अपने लोग मौजूद नहीं थे। इस पूरे मामले को आप किस तरह से हैंडल करेंगे, देख रहे हैं आप? ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, ना ये पहली दफ़ा हुआ है। ये पाकिस्तान की हमेशा तारीख रही है। बड़ी मुश्किल से आप गिन सकते हैं एक आध दफ़ा हुआ है कि कोई बच के चला गया हो, वरना गुलाम इसहाक खान से लेके इवन ज़ियाउल हक जो पंजाब असम्बली लाहौर में आए थे तो उनको भी नारेबाजी लग गई थी। और उसके बाद फारूक लगारी की वो पहले गो बाबा गो थी, फिर गो लगारी गो चलती रही। ये असदारी के ख़िलाफ़ भी हुई है। मुश्किल से एक आधा सदर बचता है। तो इस दफ़ा ये एक्सपेक्टेड था, मगर इस दफ़ा इसकी दो तीन अहम पहलू ये थे। वैसे तो प्रेसिडेंट साहब ने भी एक जो हल्फ ना लेने वाली गलती की थी, वो उनकी शायान शान नहीं थी। उनका ऑफिस जो है वो रियासत की नुमाइंदगी करते हैं, उनकी जो ड्यूटी है उसको उनको हर सूरत में निभाना होता है। इससे आप ना नहीं कर सकते, जितनी मर्ज़ी आप ये जज्बाती फ़ैसले जो पार्लियामेंट से जिस तरह रिज़ाइन करके किए गए हैं, ये भी एक जज्बाती फ़ैसला था। इमरान खान साहब तो जज्बात के आदमी हैं। डॉक्टर साहब प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो एक ठंडे आदमी हैं, उनको ये ज़ेब नहीं देता था, तो ये फिर एक्सपेक्टेड था। दूसरी चीज़ ये है कि पार्लियामेंट जो है पहले ही, क्योंकि आप देखें बड़ी पार्टी पाकिस्तान की सबसे उससे आउट है और एक जाली अपोजिशन बनी हुई है, पहले ही वो इरेलेवेंट हो गई है, उसकी बेतकूरी हो गई है। तो आजकल के ज़माने में तो वो बिल्कुल ही फिर अपना ही सारे नुकसान कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस एज अ होल जो है सबकी ही बेतौकीरी हुई है और सभी इरेलेवेंट होते जा रहे हैं। मगर उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये था कि आज जो तकरीर की प्रेसिडेंट साहब ने, वो तरीक़ाकार ये होता था, क्योंकि हमें बरतानवी सिस्टम मिला हुआ है तो वो क्वीन की जो स्पीच होती है वो गवर्नमेंट ऑफ द डे देती है। हमारे यहाँ भी यही तरीक़ाकार है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे देती है, मगर आज उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ द डे की तकरीर नहीं की। उन्होंने अपनी बीच में कि इलेक्शन होने चाहिए, पीटीआई का वर्जन डाला हुआ था, जो कि इनहराफ है और मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। इवन अमेरिका में स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो होता है वो गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये कोई इनहराफ जो है सदर के ऑफिस का, वो थोड़ी सी उसमें गुंजाइश तो हो सकती है, कुछ चीज़ों पे वो ले लें, मगर वो ये बिल्कुल ही उसको अपनी मर्ज़ी की तकरीर कर देना, ये भी कोई इतना मुनासिब नहीं था। ठीक है, लोड शेडिंग के ऊपर मैं जाऊंगी आमिर साहब, मगर एक मुख्तसर सवाल का मुख्तसर जवाब। सदर मुमलिकत पर आर्टिकल 6 का ये डिमांड भी की है राना सना साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने और दीगर वज़रा ने कि आर्टिकल 6 लगाएं। ये यहाँ पे जो है ना आर्टिकल 6 तो जो है ना कि मजाकी बन के रह गया। आर्टिकल 6 जो गद्दारी का है वो हाई ट्रीजन के लिए है, वो छोटी मोटे ट्रीजन के लिए भी नहीं है, हाई ट्रीजन के लिए। यहाँ इन्होंने मजाक बना लिया, जिस तरह दफ़ा 144 होती है वो लगा के, या थानेदार ऐसी गली में नुक्कर पे गुंडे पकड़ने के लिए उनको छोटी सी दफ़ा लगा के पकड़ लेते हैं। तो आर्टिकल 6 हमारे यहाँ मजाक ही बन गया है। जिस तरह दहशत गर्दी के पर्चे भी मजाक ही बन गए हैं कि किसी को आपने बेल ना दिलवानी हो तो वो बेचारा सिगरेट पीते हुए पकड़ा जाए तो उस पर दहशत गर्दी का पर्चा लगा दिया जाता है। तो ये जो कवानीन बनाए जाते हैं, जो इनके पीछे स्पिरिट होती है, जो नीयत होती है, वो ख़राब हो जाती है। दहशत गर्दी के भी इसलिए कवानीन बनाए गए थे कि इनके ऊपर स्विफ्ट एक्शन हो, क्योंकि दहशत गर्दी है। मगर आप छोटे मोटे केसेस के ऊपर जब ये वाली चीज़ें कर देते हैं, दहशत गर्दी लगाते हैं या गद्दारी के लगाते हैं, तो ये अपनी वक़्त खो जाते हैं। ना मैं कहूँगा मज़ा खेज़ बात है। चलिए, लोड शेडिंग के मामले पर मैंने जितनी आमिर साहब शिद्दत दे के इस लफ्ज़ को कहा है, आपको लगता है कि मेरी शिद्दत दुरुस्त थी लोड शेडिंग के लफ्ज़ के ऊपर, या इससे भी कहीं ज़्यादा गंभीर है ये मामला? ये मामला मैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये आपको ये मैं डराने लगा हूँ कि आप जो है कोयले की अंगीठियाँ ख़रीद लें और हाथ वाले पंखे ले आएँ, क्योंकि आइंदा ये 1-2 महीने में जो बिजली की और गैस की लोड शेडिंग बड़ी खौफनाक होने जा रही है।
और ये पहले से भी ज़्यादा गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं जी उतनी करेंगे जितनी कि पीटीआई ने की थी, ये उससे मुझे लगता है एक तो ज़्यादा है। और इनको ये जो है इन्होंने भी एक चालाकियाँ एक दो उसमें की हुई है। तो मिनिमम जो मैंने हिसाब लगा रहा था आज कि लोड शेडिंग जो बिजली की हो रही है 4 से 7 घंटे ये बिजली की लोड शेडिंग होगी। उसके आप असरात देख लें कि आम घरों पे, लोगों पे और हमारी इंडस्ट्री पे, और फिर बिल भी जब ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे और बिजली होगी नहीं तो लोगों का क्या हाल होगा। यहाँ लोग पर सड़कों पे नहीं आएंगे तो फिर क्या करेंगे। और गैस की लोड शेडिंग 2 से 7 घंटे में इसलिए कह रहा हूँ विंडो बड़ी कर दी है कि दरमियान में लो प्रेशर होगा जिसके ऊपर आप चाहे तो उबाल सकते हैं 2 घंटे में, मगर कढ़ाई गोश्त नहीं बना सकते। और उसके अंदर भी जो है डिपेंड करता है 2 से 7 घंटे कि ये फर्टिलाइज़र की काटते हैं या किसी और चीज़ की सीएनजी की काटते हैं तो उसके डोमेस्टिक को कितनी देते हैं, इसलिए ये विंडोज़ की बड़ी होगी। और उसके पीछे ये पहले हमें इस वक्त उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी आपने हाल ही में खबर पड़ी होगी कि हमारी उसके लिए किसी ने टेंडर ही नहीं दिया। वो टेंडर इसलिए नहीं दिया एलएनजी ख़रीदने के लिए कि एलएनजी वो $40 और $50 के ऊपर जा चुकी हुई है, वो फिजिबल ही नहीं है। उनको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये नहीं ले पाएगी, उससे बड़ा सस्ता फर्नेस ऑयल है। तो ये 5 कार्गो पहले इन्होंने कतर ने हमें बचा लिया है। वैसे वो डील जिसको हम बहुत तनकीद करते थे वो उनकी उसी ने बचाया है। और उस पर मज़ीद वो $13 के करीब पड़ती है, 13% आप समझ लें ऑफ ब्रेंट, $13.37 ऑफ दी ब्रेंट, तो जो कि हमें बड़ा सस्ता पड़ जाता है। और 2 इससे भी सस्ती जो है वो 10.2% के ऊपर 2 कार्गो पीटीआई ने भी ली है। 7 वो थे, चालाकी इन्होंने ये की है जो कि अच्छी बात है कि 8 कार्गो कर लिए हैं, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, थोड़ी सी लोड शेडिंग कम होगी। मगर चालाकी ये की है कि वो अगले साल के जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी या पीटीआई की गवर्नमेंट आएगी, ये उनको भुगतना पड़ेगा कि उनके कार्गो भी प्री ऑर्डर कर लिए हैं। तो इस दफ़ा उसकी वजह से थोड़ी सी, शायद इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग होनी थी, थोड़ी सी लोड शेडिंग कम हो जाएगी। मगर चालाकी ये है कि वो कह रहे हैं कि जिस तरह डार साहब को मंगा के पॉलिटिकल डिसीजन करके बाढ़ में जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पॉलिटिकली डिसीजन करके चाहे IMF का वो टूट जाए, एग्रीमेंट टूट जाए, तो यहाँ भी वो कह रहे हैं अगले साल के कार्गो मंगा के चला दे, जो बाद में आएंगे देखी जाएगी उनकी। ठीक है, बिल्कुल मुख्तसर जवाब। आमिर साहब, कोयला भी बहुत महंगा है, अवाम कोयला भी नहीं खरीद सकती। कोयला क्या, सारी चीज़ें ही महंगी है और अंगीठियाँ भी इतनी आसान नहीं रह गई हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और उसके लिए बाकी आप देखें ना, फर्टिलाइज़र जब उसको कम गैस मिलेगी तो आम किसान जो है उसको कितनी तकलीफ़ होगी। और दूसरा ये है कि ये जब एलएनजी नहीं आएगी, कब आएगी, तो फिर आप फर्नेस ऑयल इस्तेमाल करेंगे। फर्नेस ऑयल का आपको एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम है। और इस वक्त वो सूरत हाल आ गई है कि हमने वो अपॉर्चुनिटी मिस की हुई है पीटीआई गवर्नमेंट ने कि इनको $1.5-2 की या $3-4 तक की वो इंशाल्लाह इस पे फिर बात करेंगे। आमिर साहब, वक्त खत्म हो गया मेरे पास कोविड के दरमियान में। माजरत, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर तफसील से हम बात करेंगे। जिस तरह से मौसम सरमा के हवाले से आमिर साहब ने बात की है, मौसम सरमा में मसाइल तो पाकिस्तान के अंदर अवाम के बहुत से हैं, मगर उस मौसम सरमा के अंदर सबसे ज़्यादा जो मसला दरपेश है वो सैलाब मुतासरीन के हवाले से हमारी तरजीह ये होनी चाहिए कि उनको मुनासिब छत और खुराक उनके लिए मुहैया की जानी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।